ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का अध्याय 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। हमने प्रतिजन के बारे में पढ़ लिया था, तो इसका अगला नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका प्रतिरक्षी। देखिएगा, प्रतिरक्षी जो होते हैं ये इम्यूनोग्लोबिन होते हैं। इम्यूनोग्लोबिन आईजी या आईजी, ये प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन होते हैं, जो क्या काम करते हैं, ये प्राणियों के रक्त में और अन्य जो रक्त पदार्थ होते हैं उनमें पाए जाते हैं। प्राणियों के शरीर रक्त में तरल एवं अन्य रक्त समूह में पाए जाने वाले पदार्थ जो हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रतिरक्षी कहलाते हैं। ये प्रतिरक्षी प्रतिजन को पहचानते हैं। ये प्रतिरक्षी क्या करते हैं, प्रतिजन को पहचानते हैं और प्रतिजन को पहचान कर उसे निष्प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। उसे निष्प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, साथ में प्रतिजन के साथ क्रिया करते हैं और प्रतिजन के साथ जो क्रिया होती है उस क्रिया को पैराटॉप कहते हैं। जहां ये क्रिया करते हैं वो क्रिया स्थल पैराटॉप के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रतिजन हुआ आपका, सॉरी प्रतिरक्षी हुआ, लिखेंगे आप इसमें। ये इम्यूनोग्लोबिन पोस्टर में लिख लेंगे आईजी के नाम से भी जाना जाता है। के नाम से भी जाना जाता है। इम्यूनोग्लोबिन कोष्टक में, इम्यूनोग्लोबिन कोष्टक में आईजी के नाम से भी जाना जाता है। आगे लिखेंगे हम इसमें, ये प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा निर्मित, ये प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा निर्मित, ये प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है। प्रोटीन होते हैं, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं जो रक्त तथा अन्य तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। अन्य तरल पदार्थों में पाए जाते हैं, रक्त तथा अन्य तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि प्रतिरक्षी जो होते हैं वो प्रतिजन को पहचानते हैं और प्रतिजन को निष्प्रभावित करते हैं, उसे पहचान कर। तो आगे लिखना आप इसमें, प्रतिजन को पहचान कर प्रतिजन को पहचान कर उसे निष्प्रभावित करने का
उसे निष्प्रभावित करने का, प्रतिजन को पहचान कर उसे निष्प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। उसे निष्प्रभावित करने का प्रयास करते हैं तथा प्रतिजन के साथ क्रिया करते हैं। प्रतिजन के साथ क्रिया करते हैं। प्रतिजन के साथ जब ये क्रिया करते हैं तो प्रतिजन और प्रतिरक्षी के साथ जो संपर्क होता है, वो संपर्क वाला जो भाग है वो पैराटॉप के नाम से जाना जाता है। तो प्रतिरक्षी का वह भाग, आगे लिखेंगे, प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है, प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है पैराटॉप कहलाता है। पैराटॉप कहलाता है। प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है पैराटॉप कहलाता है। क्या कहलाएगा? पैराटॉप कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है कि पैराटॉप क्या होता है। ये पूछ लेता है प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन के साथ क्रिया करता है किस नाम से जाना जाता है? पैराटॉप के नाम से जाना जाता है। उसे क्या कहते हैं? पैराटॉप कहते हैं। उन्हें ध्यान दो, प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन यानी आईजी के नाम से भी जाना जाता है। प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं ये। और प्रतिरक्षी जो होते हैं ये गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं जो रक्त तथा अन्य तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी प्रतिजन को पहचान कर उससे निष्प्रभावित करने का प्रयास करता है, साथ में अभिक्रिया करता है। क्रिया करें किससे? प्रतिजन के साथ। जब प्रतिरक्षी प्रतिजन से क्रिया करता है तो क्रिया करने वाला वह भाग जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसके संपर्क में आएगा, वो क्या कहलाएगा? पैराटॉप कहलाता है। क्या कहलाता है? पैराटॉप। ये प्रतिरक्षी के बारे में है। इसके बाद है प्रतिरक्षी की संरचना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट इससे अगला प्रतिरक्षी की संरचना। डालेंगे हम प्रतिरक्षी की संरचना। इसके लिए पहले आप एक चित्र बनाएंगे मेरे साथ साथ, उसके बाद आप उसका वर्णन करेंगे।
ये आपका प्रतिरक्षी की संरचना है जिसका वर्णन हमें करना है। ये आपको बनाना है। ये प्रतिजन क्रियास्थल है। ये भारी श्रृंखला है, ये भारी श्रृंखला है, ये दोनों हल्की श्रृंखला है, ये वाली और ये वाली। इस प्रकार से ये द्विलक बनकर तैयार होता है। इसका ये वाला भाग होता है स्थिर होता है, नीचे का ये पूरा भाग होता है स्थिर होता है। इस तरह से आपको ये चित्र बनाना है। प्रतिरक्षी में प्रतिरक्षी की जो संरचना होती है वो अंग्रेजी के बाह्य अक्षर की तरह होती है, जैसे आपको चित्र में दिखा रखा है। अंग्रेजी का जो बाह्य अक्षर होता है उसके जैसे है ये। इसमें 4 संरचनात्मक इकाइयां होती हैं जिनसे प्रतिरक्षी होता है मिलकर बना होता है, जिनमें 2 तो होती हैं भारी श्रृंखलाएं, ये वाली, ये दोनों ही श्रृंखलाएं भारी होती हैं और ये 2 श्रृंखलाएं हल्की श्रृंखलाएं होती हैं, ये वाली और ये दोनों ही श्रृंखलाएं हल्की होती हैं। तो इस प्रकार से ये 4 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। जो भारी श्रृंखला होती है वो तो H श्रृंखला कहलाती है और जो हल्की श्रृंखला होती है वो L संरचना कहलाती है। ये H है, ये L है। तो भारी श्रृंखला को तो कहते हैं H और हल्की श्रृंखला को L कहते हैं। दोनों जब मिल जाती है तो HL बनता है और द्विलक बनता है, HL द्विलक। HL द्विलक बनकर तैयार होता है। जब ये बनती है प्रतिरक्षी संरचना बनकर तैयार होती है तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रतिरक्षी जो होता है वो उसके जो 2 अणु होते हैं वो समरूपी होते हैं, एक जैसे होते हैं। यदि हम इसमें से बीच में से इसको डिवाइड करें तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बिल्कुल एक दूसरे से समान होता है, समरूप होता है। जो इधर है वही भाग इधर है। तो इसका यदि हम बिल्कुल इसे अर्धांशों में बांट दें तो दोनों के दोनों अर्धांश बिल्कुल एक जैसे प्राप्त होते हैं प्रतिरक्षी के। इसमें जो भारी श्रृंखला होती है और ये जो हल्की श्रृंखला होती है इनके बीच में डाइसल्फाइड बंध के द्वारा ये जुड़ी रहती है। ये दोनों जो लक होते हैं संरचनाएं हैं ये दोनों डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं ये। और भारी जो श्रृंखला होती है उस भारी श्रृंखला में 440 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, 440 एमिनो अम्ल। और हल्की श्रृंखला में 220 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, उनसे मिलकर बनी होती है। इस प्रकार की संरचना होती है कि 440 भारी श्रृंखला तो 440 एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती है और हल्की जो श्रृंखला होती है वो 220 एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। इसका जो भाग होता है भारी श्रृंखला में हल्की श्रृंखला 2 भागों में विभक्त होती है, एक तो अस्थिर भाग और एक होता है स्थिर भाग। स्थिर भाग जो होता है वो NH के द्वारा अंश के द्वारा दिखाया जाता है और B जो भाग होता है स्थिर जो भाग होता है उसे COOH अंश की कहा जाता है। इस रूप में हम इसे प्रदर्शित करते हैं या दिखाया जाता है। अब आपको इसकी संरचना के बारे में लिखना है, वर्णन करना है। अब आपको इसे मैं मिटा रहा हूं। हाँ, एक बात और आपको बता देता हूं, जहां दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के साथ जुड़ती है, दोनों भाग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, वह क्षेत्र जो होता है हेंज क्षेत्र कहलाता है। हेंज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये चित्र आपको बनाना है। प्रतिरक्षी की संरचना देखिएगा। प्रतिरक्षी का जो आकार होता है मैंने भी आपको बताया अंग्रेजी के बाह्य अक्षर की तरह होता है। तो हम लिखेंगे प्रतिरक्षी का आकार, प्रतिरक्षी का आकार अंग्रेजी के बाह्य अक्षर की तरह होता है।
अंग्रेजी के वाई अक्षर की तरह होता है। प्रतिरक्षी का आकार अंग्रेजी के वाई अक्षर की तरह होता है। यह 4 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। यह 4 संरचनाओं या संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बना होता है। 4 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बना होता है। संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बना होता है। चार संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बना होता है। 2 भारी व 2 बड़ी। इन इकाइयों में 2 भारी व 2 भारी व बड़ी H तथा 2 हल्की व छोटी तथा 2 हल्की व छोटी L। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। 2 हल्की व छोटी कोष्टक में कैपिटल L पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। आगे देखिएगा, भारी व हल्की श्रृंखला मिलकर HL द्विलक का निर्माण करती है। भारी व हल्की श्रृंखलाएं मिलकर भारी व हल्की श्रृंखलाएं मिलकर HL द्विलक बनाती हैं। HL द्विलक बनाती हैं। दो द्विलक मिलकर एक प्रतिरक्षी की संरचना बनाते हैं। एक प्रतिरक्षी की संरचना 2 द्विलक मिलकर एक प्रतिरक्षी की संरचना बनाते हैं। दो द्विलक मिलकर एक प्रतिरक्षी की संरचना बनाते हैं। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों अर्धांश कैसे होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं
कि अर्थात हम कह सकते हैं कि एक प्रतिरक्षी अणु में एक प्रतिरक्षी अणु में दो समरूपी अर्धांश, ये भी कह सकते हैं कि एक प्रतिरक्षी अणु में दो समरूपी अर्धांश एक प्रतिरक्षी अणु दो समरूपी अर्धांशों से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है। एक प्रतिरक्षी अणु दो समरूपी अर्धांशों से मिलकर बना होता है। दोनों अर्धांश आपस में, आपको पता होगा किससे जुड़ रहे थे, दो सल्फाइड डाइसल्फाइड बंध के द्वारा। दोनों अर्धांश आपस में डाइसल्फाइड बंध से संयोजित होते हैं। डाइसल्फाइड बंध से संयोजित होते हैं। दोनों अर्धांश आपस में डाइसल्फाइड बंध से संयोजित होते हैं। प्रत्येक भारी श्रृंखला श्रृंखला 440 अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। जबकि हल्की श्रृंखला 220 अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। उन्हें देखिएगा, प्रतिरक्षी का जो आकार अंग्रेजी के वाई अक्षर की तरह होता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले से इस तरह से बनाया था, अंग्रेजी के वाई अक्षर की तरह ही देखने में लगता है ये ऐसे। तो चार प्रकार के, ये दो तो भारी हो गए, ये वाले और ये दोनों कैसे होगी, हल्की संरचनात्मक इकाई है। इस प्रकार से चार संरचनात्मक इकाई जो है वो मिलकर एक प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। इन चार इकाइयों में दो तो होती है भारी और बड़ी, जिन्हें एच कहते हैं, तथा हल्की जो श्रृंखला संरचनात्मक इकाई होती है उन्हें एल के नाम से जाना जाता है, एल कहते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, एच व एल। भारी और हल्की श्रृंखला जब मिल जाती है तो एच एल द्विलक बन जाता है। ये दोनों अर्धांश जो होते हैं वो पूर्ण रूप से एक जैसे होते हैं, समरूपी होते हैं। दोनों ही डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा बंधित होते हैं, जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड बंध बना लेते हैं और डाइसल्फाइड बंधों के माध्यम से ये जुड़े होते हैं। प्रत्येक भारी श्रृंखला 440 एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती है और प्रत्येक हल्की जो श्रृंखला होती है वो 220 एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। आगे भारी श्रृंखला 440 एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होगी, जबकि
हल्की जो श्रृंखला होती है वो 220 एमिनो से मिलकर बनी होती है। ये प्रतिरक्षी की संरचना है। पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखलाएं होती हैं उन पर कार्बोहाइड्रेट श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं, भारी जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है उन पर, और हल्की जो श्रृंखला होती है वो दो भागों में विभक्त होती है, अस्थिर भाग और स्थिर भाग। देखिएगा, इससे अगला नेक्स्ट डालना है आपको इसी में। इसके बाद है जो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पर भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पर कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला जुड़ी होती है। कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला जुड़ी होती है। कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला जुड़ी होती है। प्रत्येक भारी व हल्की श्रृंखला दो भागों में विभक्त होती है। प्रत्येक भारी व हल्की श्रृंखला दो भागों में विभक्त होती है। श्रृंखला दो भागों में विभक्त होती है। प्रत्येक भारी व हल्की श्रृंखला दो भागों में विभक्त होती है। दो भागों में विभक्त होती है। ए भाग तो होता है इसका अस्थिर भाग, अस्थिर भाग। अस्थिर जो भाग होता है इसमें आप लिखेंगे यह भाग प्रतिजन से क्रिया करता है, यह भाग प्रतिजन से क्रिया करता है, यह भाग प्रतिजन से क्रिया करता है तथा श्रृंखला में श्रृंखला के NH2 अंश तथा श्रृंखला के NH2 अंश की तरह पाया जाता है कि तरफ पाया जाता है। स्थिर भाग इसमें यह भाग श्रृंखला के COOH अंश की तरफ होता है। अंश की तरफ होता है, COOH अंश की तरफ होता है। ये प्रतिरक्षी संरचना में है। यह भाग कहाँ होगा? जो स्थिर भाग है, यह भाग श्रृंखला के COOH अंश की तरफ होता है। आपको पता है भारी जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला
जुड़ी होती हैं, मतलब भारी श्रृंखलाएं जो होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला से जुड़ी होती है। प्रत्येक भारी और हल्की श्रृंखला दो भागों में बटी होती है, एक तो अस्थिर भाग होता है और एक होता है स्थिर भाग। जो अस्थिर भाग होता है ये प्रतिजन के साथ क्रिया करता है, प्रतिजन के साथ क्रिया करता है, इसलिए ये अस्थिर है। और यह जो श्रृंखला होती है उसके NH2 अंश की तरफ पाया जाता है, NH2 अंश की तरफ होता है। और स्थिर भाग जो होता है यह श्रृंखला के COOH अंश की तरफ होता है, स्थिर भाग। इसके बाद अधिकतर प्रतिरक्षियों के बाह्य स्वरूप में आगे अधिकांश प्रतिरक्षियों के बाह्य स्वरूप में दोनों भुजाओं के स्वरूप में दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल बाह्य स्वरूप में दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल लचीले होते हैं, उद्गम स्थल लचीले होते हैं। बाह्य स्वरूप में दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल लचीले होते हैं तथा कब्जे अथवा हिंज कहलाते हैं, लचीले होते हैं तथा ये क्षेत्र कब्जे या हिंज कहलाते हैं, कब्जे या हिंज कहलाते हैं। ये आपकी प्रतिरक्षी की संरचना है। प्रतिरक्षी अंग्रेजी के Y अक्षर की तरह देखने में होता है, जो चार संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसमें दो भारी दो हल्की होती है। जो दो भारी होती है वो L संरचना L इकाई के रूप HL इकाई के रूप में होती है, और जो छोटी और हल्की संरचना होती है वो L संरचना के रूप में जानी जाती है। ये दोनों जो श्रृंखलाएं होती हैं ये जब जुड़ती हैं तो इनको जोड़ने के लिए डाइसल्फाइड आबंध होते हैं, और डाइसल्फाइड आबंधों के माध्यम से जुड़ी होती है। दोनों अर्धांश डाइसल्फाइड आबंध के द्वारा जुड़ते हैं। इस प्रकार से एक प्रतिरक्षी समरूप अर्धांशों से मिलकर बना होता है। ये दोनों अर्धांश एक दूसरे से पूर्णतः समरूप होते हैं और डाइसल्फाइड आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। अब इन अर्धांशों में जो भारी श्रृंखला होती है वो तो 440 एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती है, और हल्की जो श्रृंखला होती है वो 220 एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। इस एक अर्धांश में जो भारी श्रृंखला होती है और जो हल्की श्रृंखला होती है उनमें स्थिर और अस्थिर दो प्रकार के भाग होते हैं। अस्थिर जो भाग होता है वो उस श्रृंखला का NH2 की तरफ होने वाला भाग होता है, जबकि स्थिर भाग जो होता है वो श्रृंखला के COOH अंश की तरफ होता है। दोनों अर्धांश जहां जुड़ते हैं उनके जुड़ने का जो स्थान होता है वो लचीला होता है, उद्गम स्तर जिसे कहते हैं, उद्गम स्तर लचीले होते हैं, और इन लचीले स्थानों को कब्जे या हिंज कहते हैं, या कहेंगे कब्जे या हिंज कहते हैं। ये आपका प्रतिरक्षी की संरचना का टॉपिक हो गया। इससे अगला नेक्स्ट टॉपिक आपको कल कराएंगे। धन्यवाद।